तो कैसे हैं दोस्त आप लोग? अच्छे ही होंगे। आई होप आपने जो मैंने कल वीडियो दिया था उसमें एक आई बटन मैंने दिया हुआ था मेमोरी टेक्निक का, सेक्शन 139 से लेकर के 148 तक। सेक्शन में क्या है, 139 में क्या है, 140 में क्या है, 141 में क्या है, 142, 143, 144, इस तरीके से 148 तक क्या है। इसका मेमोरी टेक्निक का स्टार्टिंग का लाइन वही था कि आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर। तो आपने, आई होप आपने याद कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं कंपनीज ऑडिट। इसमें टोटल ना 139 से लेकर के 148 तक सेक्शन है, यानी टोटल 10 सेक्शन है। इसमें 4 सेक्शन ऐसे हैं, 139, 140, 141 और आपका 144। ये 4 सेक्शन ऐसे हैं जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 90% या 95%, कभी कभी तो 100% क्वेश्चन भी इसी में से आ जाते हैं। ठीक है ना। 10 से 12 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, कभी 15 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये जो क्वेश्चन आएगा वो इसी 4 सेक्शन से आएंगे। MCQ का क्वेश्चन हो या ट्रू फॉल्स का हो या फिर लॉन्ग में 4 नंबर का क्वेश्चन जो होता है वो हो, ये चारों सेक्शन में से आएंगे। तो आपको इसके सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज सारे का सारा रट जाना है लाइन बाय लाइन। ठीक है ना। मैं याद करवा दूंगा, उसके लिए कोई चक्कर नहीं है। 139 बिल्कुल आपके जवान पे होना चाहिए। 140, 141, 141 और 139 तो समझो आपके ब्लड में होना चाहिए। अगर कोई आपका ब्लड निकाल करके उसका टेस्ट कराए ना, तो उसमें सेक्शन 139 और 141 जरूर निकलना चाहिए। में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा है सेक्शन 141, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। ये शुरू करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले तो 141 में 4 सब सेक्शन है। सेक्शन 141 में 4 सब सेक्शन है, 2, 3, 4। सबसे इंपॉर्टेंट सब सेक्शन कौन सा है? 3। सबसे इंपॉर्टेंट सब सेक्शन कौन सा है? 3। यानी 141 किसके बारे में? इट सेज अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, यानी ऑडिटर के जो क्वालिफिकेशन होते हैं वो अपॉइंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, यह डिसीजन सेक्शन 141। देखा होगा नॉर्मल लाइफ में कोई चार्टर्ड अकाउंट, कोई पर्सन होता है या फिर कोई फर्म होता है जो कि कंपनी का ऑडिट कर रहा होता है। ठीक है ना। तो सब सेक्शन 1 जो है वो बताता है कि यदि कोई पर्सन, कोई इंसान, कोई आदमी, मैं अगर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इन इंडिया, अगर मैं नेपाल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो इंडिया का ऑडिटर नहीं बन सकता, सॉरी, इंडिया में अगर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, COP ले रखा है, तो मैं क्वालिफाइड हूँ टू बिकम एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। ठीक है। सब सेक्शन 2 जो है वो ये बताता है कि कोई फर्म, इज एनी फर्म जो इंडिया में प्रैक्टिस कर रहा है और जिसके मेजोरिटी ऑफ मेंबर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। यानी मान लो किसी फर्म में अगर 5 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर के को मिल करके एक फर्म बना है और उस फर्म में 2 ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बाकी 3 लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, तो वो नहीं कर सकता, किसी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। यदि उसमें 2 से अधिक यानी 3 अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं एज अ मेंबर, तभी वो क्वालिफाई है टू बिकम एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। ठीक है। अब क्या है, 1 तो ये बता दिया कि कोई पर्सन बन सकता है, 2 बता दिया, 2 बता दिया किसके बारे में? फॉर्म के बारे में, और 3 बताता है हु इज डिस्क्वालिफाइड टू बिकम एन ऑडिटर। तो 3 सब सेक्शन 3, 141 का सब सेक्शन 3 बताता है डिस्क्वालिफिकेशन। 141 का जो सब सेक्शन 3 है उसमें कितने क्लॉज हैं? उसमें क्लॉज है A से लेकर के I तक। इसको कैसे याद रखेंगे? 141 सब सेक्शन 3 में A से I तक क्लॉज है, इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है। 141 सब सेक्शन 3 डिस्क्वालीफाई A से I। 141 सब सेक्शन 3 डिस्क्वालीफाई A से I, A से I, A से I। 141 सब सेक्शन रखे हैं और दूंगा भी, जैसे जैसे क्लास, कॉन्सेप्चुअल क्लास ख़त्म होते जाएगा वैसे वैसे मैं मेमोरी टेक्निक सबका प्रोवाइड करता रहूँगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई भी सेक्शन याद करने में, उसका सब सेक्शन याद करने में। ठीक है ना। कोई भी पॉइंट वाला क्वेश्चन होगा उसके पॉइंट्स याद करने में, सब कुछ आपको प्रोवाइड होता चला जाएगा। ठीक है ना। और इसके कोई चार्जेस नहीं है, वो तो मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि ऑल क्लासेज आर फ्री एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो उसके लिए फिक्र मत कीजिएगा। ठीक है। आपको मैंने पिछली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे थे, क्लास का जो मैंने वीडियो डाला है उसमें क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर आप यानी ये 100% दोगे, इसका क्या मतलब प्रॉमिस किए हो, अभी कर रहे हो फिर बाद में नहीं दोगे तो फिर क्या करूँगा? तो देखो मैं प्रॉमिस ही कर सकता हूँ, एफिडेविट बना करके, नोटरी करवा करके आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता, बस आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ तो वो करूँगा ज़रूर। मैंने कमेंट में एक वो भी डाल रखा है, अपना email ID डाल रखा है, आप अपना नाम
वैसे बहुत सारे लोगों ने भेजा है मुझे अपना नाम, अपना डिटेल, मोबाइल नंबर, उससे मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा और उसमें फ़र्दर डिटेल में देता रहूँगा, ठीक है ना। तो आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो इच्छुक है आगे पढ़ने के लिए, तो आप अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर उसमें प्रोवाइड करके मुझे मेल कर दीजिए, तो उससे आपको मैं फ़र्दर डिटेल जो भी होगा, जैसे भी होगा, वो मैं देता चला जाऊँगा, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन हम 141 से पढ़ रहे थे। तो सेक्शन 141 में 4 सब सेक्शंस हैं, 1 2 3 4। 1 पढ़ लिया, पर्सन के बारे में बोलता है कि अगर पर्सन है वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है और प्रैक्टिस इंडिया में कर रहा है तो वो सीए मतलब ऑडिटर बन सकता है कंपनी का। 2 में किसके बारे में बताता है? 2 में बताता है फर्म के बारे में कि फर्म है और इंडिया में प्रैक्टिस कर रहा है एंड उसका मेजोरिटी ऑफ द मेंबर इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट, देन ही फर्म विल बिकम एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, ठीक है। तो इसमें क्या चक्कर है? अब 3 क्या बता, 1 तो बता इंक्लूड कर लिया, 2 भी इंक्लूड कर लिया, 3 क्या बोलता है? एक्सक्लूड करता है, यानी 3 ढकेलता है पीछे। आप नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? आप नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते? उसका रीज़न देता है। ए से लेकर के आई तक क्लॉज है इसमें। 141 सब सेक्शन 3 डिसक्वालीफाई ए से आई। ए अब हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 कि ए में क्या बोलता है, बी में क्या बोलता है, सी में क्या बोलता है, ठीक है। तो ए सबसे पहले हमारा आता है ए। अब कभी भी डिस्क्वालीफाई करने जाएगा, तो बड़े से छोटे की तरफ डिस्क्वालीफाई करेगा ना। तो सबसे पहला क्लॉज जो है बॉडी कॉरपोरेट के बारे में, कि पहले वो डिस्क्वालीफाई किसको करता है? बॉडी कॉरपोरेट को। ये कहता है कि कोई भी बॉडी कॉरपोरेट अगर सीए फर्म इनकॉर्पोरेट हो जाता है एज अ बॉडी कॉरपोरेट, यानी अपने आप को कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेती है 10 लोग मिल करके, तो वह नहीं है बिकम एन ऑडिटर, वो बॉडी कॉरपोरेट नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो एलएलपी है, एलएलपी इज़ ऑल्सो बॉडी कॉरपोरेट, लेकिन एलएलपी को छूट दी गई है क्योंकि उसमें अल्टीमेटली फर्म वाला ही किस्सा है, ठीक है ना। वो एमसीए पर रजिस्टर्ड हो जाता है, वो अलग बात है, बट जो किस्सा है ना वो फर्म वाला ही है। तो एलएलपी को अलाउ कर दिया गया है। अब एक क्वेश्चन आपसे मैं करता हूँ, इसमें एक ध्यान देने वाली बात है। मान लीजिए कोई एलएलपी है और वो एमसीए पे रजिस्टर्ड है, लेकिन एलएलपी का जो मेंबर है, मतलब 5 मेंबर है, उसमें से एक मेंबर कोई ए बी सी डी 4 कोई पर्सन है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एक कंपनी है, मान लीजिए ई कोई कंपनी है और पाँचों मिल करके उसने एलएलपी बना लिया। क्या वो एलएलपी अब एलिजिबल है ऑडिट करने के लिए? सोचिए, एलएलपी को तो अलाउ किया हुआ है, नहीं है। एक्चुअली इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो एक एलएलपी का अगर कोई मेंबर कंपनी हो जाता है ना, तो वो ट्रीट किया जाता है उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट की तरह, उसको इनएलिजिबल कह दिया जाता है, ठीक है। इसको अपने दिमाग में रखो या निकाल दो, कोई बात नहीं है। ये फाइनल के सिलेबस में आपको सेक्शन 25 ऑफ अकाउंटेंट एक्ट 1949, ठीक है ना, तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। फिलहाल इतना अपने दिमाग में रख लो कि वो नहीं बन सकता। क्लॉज ए में क्या बोला? बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में। बॉडी कॉर्पोरेट को डिसअलाउ कर दिया कि नहीं, वो डिस्क्वालीफाई कर दिया, आई मीन कि उसको अब हम नहीं बनाएंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। लेकिन उसमें किसको इन कर लिया, यानी किसको एक्सेप्ट कर रहा है? एलएलपी को, ओके। नाउ अब चलते हैं हम बी में, क्लॉज बी में। अब देखो ए से लेकर के आई तक तो आपको ये याद करवा दिया ना मैंने कि 141 सब सेक्शन 3 डिस्क्वालीफाई ए से आई, इतना तो है। लेकिन ए के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट ही है, बी के अंदर ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ही है। ये कैसे याद करोगे? तो यहाँ पे आओ या यहाँ पे आओ, कहीं तो होगा आई बटन, उस पर क्लिक करो और वहाँ पे जाओ। मेमोरी टेक्निक आपको इसके लिए भी प्रोवाइड है कि ए में बॉडी कॉर्पोरेट कैसे है, बी में मतलब ऑफिसर एंड एम्प्लॉय कैसे है, सी में उसके पार्टनर और एम्प्लॉय कैसे हैं, ओके। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी मेमोरी टेक्निक में। तो चलो अब बी में चलते हैं। बी में क्या बोलता है? बी में बोलता है कि कोई ऑफिसर या कोई एम्प्लॉय, कंपनी का कोई ऑफिसर या कंपनी का एम्प्लॉय अगर कोई है तो वो इनएलिजिबल हो गया, ऑडिट नहीं कर सकता। अब क्यों इनएलिजिबल हो गया? सिंपल सी बात है, इंडिपेंडेंट आ गया। जो ऑडिट का डेफिनेशन आपको मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने क्या बोला था? ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि वो स्वतंत्र हो, जो ऑडिटर होगा ना वो स्वतंत्र होगा। इट मीन्स कि उसके ऊपर किसी का आधिपत्य नहीं होगा, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होगा। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका कोई एम्प्लॉय है
और एम्प्लॉय अगर उस कंपनी का ऑडिटर बन जाता है तो सिंपल सी बात है, वो तो नौकर है ना कंपनी का, वो क्या ही बोल देगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंस उसका खतरे में आ जाएगा। दैट्स वाई एम्प्लॉय को एक्सक्लूड कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया कि आप नहीं बन सकते भैया, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो फिर भी नहीं बन सकते। ठीक है, आप ऑफिसर हो, CFO हो तो भी नहीं बन सकते, ऑफिसर हो अगर कंपनी के तो भी नहीं बन सकते। ओके, तो इसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब आइए सी में क्या होता है कि यदि आप जो ऊपर वाला ऑफिसर हैं और ऊपर वाले जो एम्प्लॉय हैं उसके पार्टनर हैं, उसके एम्प्लॉय हैं, आप नहीं बन सकते, क्योंकि पार्टनर है ना। इनडायरेक्टली इंडिपेंडेंट का खतरा तो आ गया, इंडिपेंडेंस का खतरा आ गया ना। तो अगर आप किसी एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय हैं तब तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर भी इंडिपेंडेंस का खतरा आ ही जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे इसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। ए में किसको डिस्क्वालीफाई किया है? बॉडी कॉर्पोरेट को बाहर किया, LLP को अंदर किया। बी में कंपनी का कोई ऑफिसर है या एम्प्लॉय है उसको बाहर किया। सी में अगर कोई पार्टनर या कोई एम्प्लॉय, किसका? उस ऊपर वाले ऑफिसर का और ऊपर वाले एम्प्लॉय का। अब आते हैं हम कहाँ? सेक्शन 141 के सब सेक्शन 3 के क्लॉज डी पे। डी मतलब डेंजर। क्वेश्चन अगर आएगा ना 141 में से यहीं से आएगा, इस बार का यहीं से बन रहा है क्वेश्चन, छपते हुए मैंने नहीं देखा, बन यहीं से रहा है। सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 का क्लॉज डी से डेंजर। तो डेंजर को बाद में देखेंगे ना, अभी पहले छोटा मोटा है उसको निपटा लेते हैं, डेंजर को बाद में देख लेंगे। चलिए अब आते हैं ई में। क्लॉज जो है सबसे लास्ट में हम करेंगे DGI, याद रखिएगा। अभी ABC हमने किया, इसके बाद डी हो गया डेंजर, बाद में करेंगे। ई करते हैं। ई में क्या है? ई बोलता है कि कोई पर्सन हो या फर्म हो, कोई भी पर्सन हो या फर्म हो, यदि उसका बिजनेस रिलेशनशिप कंपनी के साथ हो, यदि उसका बिजनेस रिलेशनशिप कंपनी के साथ हो तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो नहीं कर सकता। ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, ये तो बड़ा गड़बड़ वाला बात है। मतलब कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट रिलायंस फ्रेश से सब्जी खरीद करके नहीं ला सकता, यही मतलब हो गया ना। अगर वो रिलायंस फ्रेश में जा करके सब्जी खरीद करके ले आता है तब तो वो रिलायंस कंपनी का ऑडिटर बन ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ सीधा से लिखा है कोई भी पर्सन या फर्म अगर बिजनेस रिलेशनशिप है उसका किसके साथ? कंपनी के साथ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, देन ही फाइट टू बिकम एन ऑडिटर। तो बस कहानी ख़त्म, ऑडिट कर ही नहीं सकते आप। यानी आप एयरटेल कंपनी का ऑडिट करना चाहते हैं तो आपको उसका कनेक्शन हटवाना पड़ेगा। तो यही प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए एक्सप्लेनेशन दिया गया। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा गया? 2 बातों को एक्सक्लूड किया गया। पहला बात कि अगर कोई प्रोफेशनल सर्विस चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में अलाउ करता है, अगर कोई प्रोफेशनल सर्विस चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट अलाउ करता है कि आप कर सकते हो, ये दे सकते हो ये सर्विस, तो वेल एंड गुड। दूसरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अगर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन ऐसा है, आर्म लेंथ पे है और वो नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, तो आप चाहो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो गया ई नंबर, यानी ABCD डेंजर, ई ख़त्म। अब आइए एफ में क्या बोलता है? कोई पर्सन है उसका रिलेटिव, यहाँ पे सिर्फ पर्सन दिया है, फॉर्म नहीं दिया। फॉर्म इसलिए नहीं दिया क्योंकि फॉर्म का रिलेटिव नहीं होता, फॉर्म का रिलेटेड पार्टी होता है। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटिव, ठीक है ना। तो फॉर्म के रिलेटेड पार्टी को कहीं और कवर किया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ पर्सन के रिलेटिव को कवर किया है। और यहाँ कहता है एफ में कि अगर कोई पर्सन है और उस पर्सन के कोई रिलेटिव हैं और वो रिलेटिव अगर डायरेक्टर हैं उस कंपनी में या एम्प्लॉयमेंट है एज अ KMP, तो जिसका कोई रिलेटिव डायरेक्टर है या जिसका कोई रिलेटिव एम्प्लॉय है एज अ KMP, वो पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये यहाँ ख़त्म हो गया आपका एफ।
अब आ जाइए जी पे मैंने जैसे आपको बोला कि 3 क्लॉज सबसे लास्ट में बताऊंगा मैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, और वो 3 क्लॉज बहुत ही क्रूशियल क्लॉज है। वहाँ पे मिस हुआ तो गए आप, यानी 4 नंबर गोल हो गया। तो उस 4 नंबर को बचाने के लिए डी, जी और आई, ये तीनों पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ए बी सी ई एफ एच ये याद रह जाता है, ठीक है ना, लेकिन डी जी आई इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सो अभी हम जी को रहने देते हैं। अब हम पहले कर लेते हैं कौन सा, एच में बताता है पर्सन के बारे में। यहाँ भी पर्सन है, देखो एफ में पर्सन था, जी में पर्सन है, देखो एफ में पर्सन था, एच में पर्सन है, लेकिन उससे पहले ई में पर्सन और फर्म था। पर्सन एंड फर्म दोनों का ही बिजनेस रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन डायरेक्टर रिलेटिव सिर्फ पर्सन का होता है, रिलेटिव सिर्फ पर्सन का होता है। इसलिए जो एफ है उसमें सिर्फ पर्सन की बात करता है। यानी क्लॉज जब भी आप कोई क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको क्या लिख करना पड़ेगा, रेफ़र करना पड़ेगा ना सेक्शन को, और सेक्शन के साथ उसको पूरा वर्डिंग को लिखना पड़ेगा अच्छे से कि एज पर सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो डी ई एफ जो भी हो। अभी हमने ले लिया मान लो एच, तो एच लिखोगे 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज एच। उसमें बताया है पर्सन के बारे में कि पर्सन अगर कन्विक्टेड है बाय कोर्ट, और वो कन्विक्शन किस चीज़ का है, फ्रॉड का। अगर वो कन्विक्शन फ्रॉड का है तो जब तक 10 साल नहीं पूरे नहीं हो जाते हैं, कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक वो ऑडिटर नहीं बन सकता, ठीक है ना। यहाँ सिर्फ पर्सन की बात की है। अब इस एक सवाल मैं छोड़ के जाता हूँ आपके लिए, दिमाग लगाना, इधर उधर से सबसे पूछना, जो भी किसी से भी पूछना, ठीक है ना। आपके दोस्त होंगे, कलीग होंगे, सर होंगे, बॉस होंगे, उनसे पूछना कि यहाँ पे क्लॉज एच में फर्म क्यों नहीं लिखा, यानी क्या फर्म कन्विक्टेड नहीं हो सकता, क्या फर्म फ्रॉड के केस में कन्विक्टेड नहीं हो सकता। यहाँ पे पर्सन क्यों लिखा है, फर्म क्यों नहीं लिखा। इंस्टीट्यूट की बुक उठाओ, उसमें क्लॉज एच है, उसको पढ़ो और वहाँ पे देखो क्या लिखा है। वहाँ पे सिर्फ पर्सन लिखा हुआ है कि कोई पर्सन कन्विक्टेड है बाय कोर्ट, ठीक है ना। चलो ये अगले क्लास में बता दूंगा, या 1-2 क्लास आपको छोड़ देता हूँ, 1-2 क्लास सोचो, उसके बाद तो मैं हूँ ही बता ही दूंगा। फिलहाल इसको सोचो कि यहाँ फर्म क्यों नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ पर्सन क्यों दिया है। तो यहाँ पे आपका एच क्लोज हो गया ख़त्म। ए पढ़ लिया हमने बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में, बी पढ़ लिया हमने ऑफिसर एम्प्लॉय के बारे में, सी पढ़ लिया हमने पार्टनर और एम्प्लॉय, किसका, ऑफिसर और एम्प्लॉय जो कंपनी में है। डी डेंजर है, अभी पढ़ेंगे हम। ई में क्या पढ़ा, बिजनेस रिलेशनशिप के बारे में। एफ में क्या हो रहा है, रिलेटिव है, डायरेक्टर है या KMP एम्प्लॉय। उसके बाद जी भी इम्पोर्टेंट है, गैंग तरीके से याद रखो, जी भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी बाद में पढ़ेंगे। अब आ गया एच में क्या है, पर्सन कन्विक्टेड के बारे में, पर्सन कन्विक्टेड पर्सन के बारे में जो फ्रॉड किया है 10 साल तक, जब तक इलेप्स नहीं हो जाता तब तक वो नहीं बन सकता। और आई भी हम पढ़ते हैं अब, यानी अब हम पढ़ते हैं, पहले तो क्लॉज डी पढ़ते हैं, उसके बाद जी पढ़ेंगे, उसके बाद आई पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ हो गया सेक्शन हमारा 141 सब सेक्शन 3 का क्लॉज डी, यही सेक्शन हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसा भी आपको सही लगे वो कर लीजिएगा। देखिए क्लॉज डी डेंजर क्यों है, ये सारा कुछ है ना डी के अंदर में ही है। ये जो भी आप देख रहे हो ये सारा कुछ डी में है। सबसे पहले तो रिलेटिव के बारे में, चूँकि पहले भी आप क्लॉज में पढ़ रहे हैं, रिलेटिव के बारे में आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना। तो रिलेटिव का डेफिनेशन क्या कहता है, रिलेटिव का डेफिनेशन जो कहता है कि कौन रिलेटिव होता है, रिलेटिव कौन होता है एक्चुअली में। भाई हमारा रिलेटिव हो गया, मेरे पिताजी, माताजी, है ना, स्टेप ब्रदर, स्टेप डॉटर होता है क्या, सिंपल, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, आपने देखा होगा उसमें कितने लोग होते हैं, भाई, बंधु, बेटी का पति, बहू, माता पिता, है ना, भाई बहन। लेकिन स्टेप डॉटर नहीं, यही वाला कहानी चलता है ना, नहीं स्टेप डॉटर हमारे रिलेटिव नहीं है, स्टेप डॉटर हमारे रिलेटिव नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा स्टेप डॉटर हमारी रिलेटिव नहीं होती, ठीक है ना। अब चलते हैं हम सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज डी की तरफ। क्लॉज डी क्या कहता है, कहता है कि अ पर्सन हु
हिज रिलेटिव और पार्टनर, यानी ये किस बारे में बात करता है, पर्सन के बारे में बात करता है कि कोई पर्सन हो या वो पर्सन खुद हो, कोई पर्सन खुद है या उसका कोई रिलेटिव है या पार्टनर है कि ए पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर्स। ठीक है, अगर कोई पर्सन है वो खुद या उसका रिलेटिव या कोई पार्टनर, अगर वो फर्म है तो उस फर्म का कोई पार्टनर होल्डिंग एनी सिक्योरिटी, ध्यान दीजिएगा, एनी सिक्योरिटी ऑफ और इंटरेस्ट इन द कंपनी। अब वो क्या कर रहा है, वो पर्सन खुद या उसका कोई रिलेटिव या उसका कोई पार्टनर वो मिलके या अकेले ही होल्ड कर रहा है सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी है, समझ रहे हो, सिक्योरिटी मतलब शेयर्स भी होता है और डिवेंचर्स भी होता है। चूँकि यहाँ सिर्फ शेयर नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है सिक्योरिटी शब्द, तो सिक्योरिटी का मतलब शेयर भी हो गया और डिवेंचर भी हो गया, ठीक है ना, शेयर एंड डिवेंचर दोनों हो गए। तो इसमें क्या कहता है, होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ और इंटरेस्ट इन। इंटरेस्ट इन का भी मतलब वही हो गया कि आपका उस कंपनी में कोई इंटरेस्ट है, यानी आपने शेयर होल्ड करके रखा हुआ है। अगर शेयर नहीं किया हुआ है तो उस कंपनी बहुत तरीके की होती है ना, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है। तो उस केस में अगर आप गारंटी वाले कंपनी के मेंबर हैं, अगर शेयर होल्डर हैं या गारंटी आपने दी रखी है या आपके पार्टनर ने या आपके रिलेटिव ने, तो उस केस में आपका इंटरेस्ट उस कंपनी में बन जाएगा। तो इसलिए आप वहाँ पे भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ओके, अब कहता है कि होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ और इंटरेस्ट इन द कंपनी HSA और S का स्क्वायर H, यानी S का पावर H। इसका मतलब होता है, H का मतलब हो गया होल्डिंग, S का मतलब होगा सब्सिडी और A का मतलब हो गया एसोसिएट्स। और SH का क्या मतलब हुआ, SH का मतलब होता है सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग कंपनी। यानी हम अपनी बहन को डायरेक्ट सिस्टर कंसर्न बहन नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, मेरे पापा की बेटी, ठीक है ना। तो कंपनी जो एक्ट है उस एक्ट में कहीं भी सिस्टर कंसर्न वो डिफाइन नहीं है। दैट्स वाई हर जगह कंपनी जो एक्ट है वहाँ पे क्या कहता है, सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग कंपनी, डायरेक्टली सिस्टर कंसर्न नहीं कहेगा उसको, सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग कंपनी ये कहता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर होल्ड कर रहे हो आप कर रहे हो या आपका कोई रिलेटिव कर रहा है या आप कोई पार्टनर कर रहा है, क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है एनी सिक्योरिटी, 1 रुपये का भी अगर आपने शेयर खरीद रखा है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। कहाँ खरीद रखा है, उस कंपनी में खरीदा हुआ है या उसके होल्डिंग में या उस कंपनी के सब्सिडियरी में या उस कंपनी के एसोसिएट्स में या फिर सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग कंपनी में भी खरीदा हुआ है। एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, इसमें आप ऑडिटर बनना चाहते हो, ठीक है, आप इसमें ऑडिटर बनना चाहते हो। ओके, ये इसकी एक होल्डिंग कंपनी है रिलायंस लिमिटेड, और इसका एक सब्सिडियरी कंपनी है, सब्सिडियरी है, मान लो ABC लिमिटेड, ठीक है ना। तो इसमें भी अगर आपने होल्ड किया हुआ है, अगर इसमें भी होल्ड किया हुआ है ना, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे टू बिकम एन ऑडिटर, ठीक है। तो अब क्या देख लिया आपने कि कोई आप पर्सन हो और हिज रिलेटिव या हिज पार्टनर, अगर वो होल्ड कर रहा है एनी सिक्योरिटी ऑफ और एनी इंटरेस्ट इन द कंपनी, होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट्स कंपनी, ओके, इसमें अगर वो एनी 1 रुपये का भी सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है, अगर इंटरेस्ट है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन प्रोवाइडेड रिलेटिव अगर होल्ड कर रहा है ना,
₹1000 का। अब तो ये ₹1000 का चेंज हो गया, प्रिस्क्राइब कर दिया है, लिखा हुआ है कि अगर रिलेटिव ने होल्ड किया हुआ है ₹1000 की फेस वैल्यू का अगर सिक्योरिटी, तो उसको अलाउ कर देगा। कहाँ? कंपनी में, ओनली इन द कंपनी, ओनली इन द कंपनी। यानी अगर कोई रिलेटिव है आपका, अगर कोई रिलेटिव है, अगर उसने उस कंपनी में ₹1000 फेस वैल्यू का शेयर रखा है, तो आप फिर भी अलाउ किए जा सकते हो, आपका ऑडिटर बन सकते हो, ठीक है ना। अब ये ₹1000 का लिमिट बढ़ करके ₹1,00,000 का लिमिट हो गया, ठीक है ना। तो ₹1,00,000 तक अलाउ किया जा सकता है, लेकिन इन द कंपनी। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या किया, पहले तो आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, पहले तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया। किसको किसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया? आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, रिलेटिव को, आपके रिलेटिव को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया, और आपके पार्टनर को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि ना ही आप होल्डिंग में रख सकते हो, ना सब्सिडरी में, ना एसोसिएट्स में, ना सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी में रख सकते हो कोई भी सिक्योरिटी। बाद में थोड़ा सा आपको जगह दे दिया कि चलो आपका कोई अगर रिलेटिव है ना, क्योंकि ये प्रैक्टिकली ट्रैक नहीं किया जा सकता कि कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट का कौन सा रिलेटिव किस कंपनी में सिक्योरिटी होल्ड किया हुआ है, ये प्रैक्टिकली नहीं ट्रैक किया जा सकता, लेकिन थ्योरेटिकली तो ट्रैक किया जा सकता है ना। एग्ज़ाम के क्वेश्चन में तो ट्रैक किया जा सकता है, एग्ज़ाम के क्वेश्चन में तो डायरेक्टली दिया हुआ होगा कि हाँ उसके होल्डिंग कंपनी में इतना सिक्योरिटी है, या उसके रिलेटिव का उसके रिलेटिव ने होल्ड किया हुआ है कंपनी में सिक्योरिटी, तो वहाँ तो ट्रैक किया जा सकता है। तो नंबर तो आपको एग्ज़ाम में ही लेने हैं, तो आपको यहाँ पे ओनली इन द कंपनी लिखना है। अब एक चीज़, अब एक बात और ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन है यहाँ लिखा हुआ है रिलेटिव, यहाँ ईच रिलेटिव नहीं लिखा, यहाँ ईच रिलेटिव नहीं लिखा। यानी सवाल है कि अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन है, रुको, मिस्टर सीए है, ओके। अब ये बंदा, इसका रिलेटिव है, रिलेटिव ए, रिलेटिव, इसका रिलेटिव है ए बी सी, 3 रिलेटिव हैं। अब इसने ₹1,00,000, इसने 50,000 रुपये, इसमें मान लो 40,000 रुपये, और इसने 30,000 रुपये। सिक्योरिटी होल्ड की हुई है इन द कंपनी, तो क्या ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? ये बताइए। अगर मान लीजिए ये ₹1,00,000 नहीं रहता, तो क्या अलाउ हो जाता? अगर ये ₹1,00,000 नहीं है, अगर ये ₹1,00,000 नहीं है, ये 3 है, ए बी सी, अगर बी ने, रिलेटिव ने 40,000 का सिक्योरिटी रखा हुआ है, बी ने, और सी ने 30,000 का रखा हुआ है, तो ये तो टोटल कितना हो गया? 70,000 रुपये। यहाँ लिखा था रिलेटिव, सिर्फ एक रिलेटिव के बारे में लिखा हुआ था। तो फिर से मैं आपको बताता हूँ, जब लॉ क्लियर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे ईच रिलेटिव नहीं लिखा या रिलेटिव्स नहीं लिखा, तो वे नॉट क्लियर। तो जब लॉ क्लियर नहीं होता तो वहाँ पे सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल, वहाँ पे ना ईच रिलेटिव लिखा है ना रिलेटिव्स लिखा है, तो लॉ क्लियर नहीं है। तो जहाँ पे लॉ क्लियर नहीं होता ना, वहाँ पे क्या होता है कि सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल हो जाता है। इट मीन्स कि रिलेटिव का मतलब रिलेटिव्स हो गया। अगर यहाँ पे एक ए रिलेटिव है, उसने अगर 40,000 रुपये होल्ड कर लिए, तो तीनों को मिलाकर के कितना हो गया? 1,10,000 हो गया। तो 1,10,000 हो गए, तो 1,00,000 से ऊपर चला गया ना, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यहाँ पे एक रिलेटिव की बात नहीं है, सारे रिलेटिव की बात है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ बड़ा क्रूशियल है, बहुत सेंसिटिव है, तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, उसी में आगे फर्दर क्या कहता है, उसी में कहता है कि अगर आपके रिलेटिव ने 1,00,000 से ज़्यादा होल्ड कर लिए, तो आपको करेक्टिव एक्शन लेना है। कितने दिन के अंदर में? 60 दिन के अंदर में। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये क्लास क्यों ले रहे हैं? ये क्लास इसलिए ले रहे हैं कि आपको क्लॉजेज याद रहें, आपको सेक्शंस याद रहें, आपको पॉइंट्स याद रहें, आपको डेज याद रहें, कौन से सेक्शन में कितना डेज हैं, किस सेक्शन में कितनी लिमिट है, किस सेक्शन में, मतलब
जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना वही मिस हम कर जाते हैं, वो आपको भूलना नहीं है। तो सब के लिए आपको मेमोरी, यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आपको तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे 1 लाख रुपए से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। अब 1 लाख रुपए से जब एक्सीड करोगे तो आपको 60 दिन में करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, 60 डेज, ठीक है ना। वहाँ पे आपने ले लिया होगा, वो आपने ले लिया होगा ना स्क्रीनशॉट, उसमें लिखा हुआ है कि करेक्टिव एक्शन, आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि 60 डेज में करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। अब इसको याद कैसे रखेंगे हम, बहुत सारे लिमिट आ गई ना इसमें। एक तो हो गया एनी सिक्योरिटी, फिर उसके बाद लिमिट आ गया रिलेटिव में 1 लाख का, फिर उसमें क्या आ गया रिलेटिव एंड रिलेटिव्स की बात आ गई, फिर 60 दिन की बात आ गई, 60 डेज़ की बात आ गई। ओके, तो अब क्या करेंगे हम इसको याद करने के लिए यहाँ मेमोरी टेक्निक वाले पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि आप कैसे उसको याद रखोगे कि जो 141 के कि 141 के सब सेक्शन 3 के अंदर क्लॉज डी के अंदर जो सब सेक्शन 3 का क्लॉज डी का सब क्लॉज 1 के अंदर में जो एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट प्रोविज़ो जो है ये रिलेटिव वाला फर्स्ट प्रोविज़ो है, ठीक है। तो इस फर्स्ट प्रोविज़ो के अंदर में लिखा हुआ 1 लाख रुपए तक की फेस वैल्यू एंड दे गिव यू 60 डेज फॉर करेक्टिव एक्शन, ठीक है ना। तो आपको ये सब याद रखने के लिए मेमोरी टेक्निक पे जाना है। वहाँ पे एक कहानी है इसके बारे में, कहानी नहीं है, छोटा सा एक पॉइंट है, वो यहाँ पे भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो यहाँ नहीं बताऊँगा इसलिए क्योंकि फिर वो मिक्स हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा, वो मैं नहीं चाहता। जो याद करने वाली चीज़ है वो आप वहाँ जा कर के ही याद करो, यहाँ कॉन्सेप्ट समझने की बात करो, ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम आगे। ये तो आगे हो गया हमारा सिक्योरिटी के बारे में बात। अब आते हैं इनडेप्थनेस के बाद। इनडेप्थनेस में क्या चक्कर है कि इनडेप्थनेस का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए कि उधार होना। किसके ऊपर उधार? हमारे ऊपर उधार। अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं जाता हूँ किसी कंपनी का ऑडिट करने, तो मेरे ऊपर उसका उधार नहीं होना चाहिए। इनडेप्थनेस का यही मतलब होता है। अब किसका? कंपनी का, होल्डिंग कंपनी का, सब्सिडियरी कंपनी का, एसोसिएट्स कंपनी का और सब्सिडियरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। ओके, ये भी आ गया। अब कितने तक का उधार? भाई हमारे भी कुछ हुआ है ना कि कितने तक का हम उधार लेंगे तो चलेगा, कितने तक का नहीं लेना चाहिए, इंडिपेंडेंस हमारे ऊपर कितने तक का खतरा है। वैसे तो यहाँ पे भी लिमिट नहीं होना चाहिए, बट इन्होंने लिमिट दे दिया है, प्रिस्क्राइब कर दिया है कि 5 लाख रुपए तक का, 5 लाख रुपए तक का आपको वो फ्रीडम देता है कि अगर आप 5 लाख रुपए तक आपके ऊपर बकाया है, आपके ऊपर इंडेप्टनेस है कंपनी का या उसके होल्डिंग कंपनी का, सब्सिडरी कंपनी का, तो पर्सन या पार्टनर ऑफ द पर्सन और पार्टनर पर्सन और पार्टनर ऑडिटर नहीं बन सकता। यहाँ रिलेटिव मत लिख दीजिएगा कि रिलेटिव ऑडिटर नहीं बन सकता, समझ रहे हो ना। मतलब रिलेटिव के बारे में बोल रहा है लेकिन ऑडिटर कौन बनेगा? रिलेटिव के बारे में बोल रहा है लेकिन ऑडिटर कौन बनेगा? ऑडिटर तो पर्सन बनेगा या पार्टनर बनेगा ना, या फर्म बनेगी, तो वही लिखना है, रिलेटिव नहीं लिखना है। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया 5 लाख रुपए तक का। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, इसमें एक ये क्वेश्चन आता है, समझने वाली बात है कि मान लीजिए आपका कोई, आप ऑडिट करने जाने से पहले आपको उसने एडवांस फ़ी दे दी, एडवांस फ़ी दे दिया उसने, और उसने बोला कि अब ऑडिट करने आओ, तो क्या वो एडवांस फ़ी कवर होगा? देखो 3 बातें होती हैं, 3 बातें होती हैं, यहाँ देखिएगा, ठीक है ना, यहाँ देखिएगा चार्ट बनाया हुआ है। 3 बातें होती है। एक तो हमें एडवांस फ़ी पहले मिल जाता है और फिर हम काम करते हैं, यानी अभी हमें एडवांस फ़ी मिल गया है अगले साल का, उसके बाद हम अगले साल जब ऑडिट का अपॉइंटमेंट होगा, एंगेजमेंट लेटर साइन करेंगे, तब देखेंगे। दूसरा होता है कि हम काम शुरू कर दिया हमने और ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले हमें फ़ी मिल गई। और तीसरा होता है ऑडिट रिपोर्ट हमने साइन कर दिया फिर फ़ी मिली। 3 बातें हो सकती है ना, एक तो अपॉइंटमेंट होने से पहले मिली, एक अपॉइंटमेंट होने के बाद मिला, ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले मिला, और एक ऑडिट रिपोर्ट के बाद मिला। तो ऑडिट रिपोर्ट के जो बाद मिला वो तो ठीक है, एक्रू हो गया और इनकम भी हो गया, मेरा इनकम एक्रू हो चुका है, तो वो तो कोई बात ही नहीं है, वो एडवांस हुआ नहीं। 2 बातें हुई, एक तो जो ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले और ऑडिट, और दूसरा अपॉइंटमेंट से भी पहले। तो जो अपॉइंटमेंट से पहले वाली बात है वो इंडेप्टनेस में कवर हो जाएगा। ओके,
और ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले वाला भी अगर हमने लिया है 5 लाख रुपए से ज़्यादा तो वो भी यहाँ कवर हो जाएगा। तो यहाँ कर क्या 5 लाख रुपए से ज़्यादा अगर कोई रिलेटिव ने ले रखा है तो हमको करेक्टिव एक्शन का मौका मिलेगा? नहीं, यहाँ कोई भी करेक्टिव एक्शन का मौका नहीं है। प्रोविज़ो में लिखा हुआ है, वो भी प्रोविज़ो के सेकेंड एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, वो बात किसके? 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज डी सब क्लॉज ए का प्रोविज़ो फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन। इतना याद करना पड़ेगा और इतना लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं है भाई। 2-3 बार रटोगे ना, 2-3 बार बोलोगे ना, रटने की भी ज़रूरत नहीं है। 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा क्या है इसमें। 141(3) का डी, उसका सब क्लॉज 1, उसका फर्स्ट प्रोविज़ो और उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। वैसे रूल के साथ इसको पढ़ना है तो रूल 10 के साथ हमको पढ़ना पड़ेगा। जो भी प्रोविज़ो और एक्सप्लेनेशन वगैरह ये सब है रूल 10 के साथ हमको पढ़ना पड़ता है ये, ठीक है। अब आइए अगले में इनडेप्थनेस में, ठीक है ना। ये डायरेक्ट इनडेप्थनेस हो गया कि इनडेप्थनेस, आपको डायरेक्ट इनडेप्थनेस तो मैंने बता दिया, अब इनडायरेक्ट इनडेप्थनेस में आते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इनडायरेक्ट इनडेप्थनेस तो समझ गए ना आप, गारंटी को कहते हैं। इसमें 1 लाख रुपए का लिमिट दिया हुआ है, प्रोवाइड किया हुआ है। 1 लाख रुपए तक की लिमिट दी हुई है कि अगर आप कोई गारंटी दिया हुआ है, गारंटी में आप 1 लाख रुपए तक आप उसको इनडायरेक्ट इनडेप्थनेस आपने दे रखा है कंपनी को, तो कोई बात नहीं है, आप ऑडिटर बन सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस, यहाँ भी इंडिपेंडेंस जो है कॉन्सेप्ट यहाँ भी वायलेट हो रहा है। 1 रुपये में भी इंडिपेंडेंस वायलेट होता है, लेकिन अब हमारी सरकार ये कहती है कि चलो 1 लाख रुपए उतनी बड़ी रकम नहीं है, इससे जो है सो जो इंडिपेंडेंस का जो कॉन्सेप्ट है, इस 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए से हमारे सरकार की नज़र में ये सब कोई कीमत नहीं है। दैट मीन्स कि अगर कोई 1 लाख रुपए किसी को गारंटी के रूप में दे रहा है कोई कंपनी, और उसकी गारंटी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट दे रहा है, इट मीन्स कि वो बहुत बड़ी कंपनी होगी और उस कंपनी के लिए 1 लाख रुपए कोई बड़ी भारी रकम नहीं होगी, और उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी भारी रकम नहीं होगा, क्योंकि वो 1 लाख रुपए की गारंटी देते फिरता है, ठीक है ना। बस याद करने के लिए है। तो 1 लाख रुपये इनडायरेक्ट के केस में है, 1 लाख रुपए इनडायरेक्ट के केस में हो गया, और डायरेक्ट इनडेप्थनेस के केस में 5 लाख रुपए, बाद बाकी रिलेटिव के केस में 1 लाख रुपए तक का है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सेक्शन 141 का सब सेक्शन 3 का क्लॉज डी, ठीक है। अब हम चलते हैं किधर, डी के बाद हमने छोड़ रखा था जी को। जी में क्या है, जी में क्या है, जी में कहता है कि अगर कोई पर्सन, तो जी क्या बोलता है, जी बोलता है कि यदि कोई पर्सन है वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है कहीं और, यानी कहीं और वो काम धंधा कर रहा है, मान लीजिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो किसी दूसरे फर्म में, या फर्म नहीं किसी कंपनी में एम्प्लॉय है, उस कंपनी से इस कंपनी का जहाँ पे आप अपॉइंट हो रहे हो वहाँ पे ना कोई लिंक नहीं है, फिर भी आप अपॉइंट नहीं हो सकते, क्योंकि आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो, तो आप कैसे आकर के ऑडिट करोगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप अपॉइंट नहीं हो सकते। इसके पीछे का राज और भी है, वो फाइनल में जाकर के आपको पता चलेगा कि फुल टाइम जब एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई रहता है तो उसको COP ICI प्रोवाइड करती ही नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि आप नहीं बन सकते ऑडिटर, ठीक। और इसी जी में आगे ये भी लिखा हुआ कि अगर कोई पर्सन है या फिर पार्टनर है उस पर्सन का, पार्टनर किस केस में होगा, फर्म वाले केस में, ठीक है ना। तो अगर पर्सन है, यहाँ पढ़िएगा, पर्सन है या फिर उसका पार्टनर है, अगर वो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट के टाइम में अगर वो होल्ड कर रहा है मोर देन 20 कंपनी में एज ए ऑडिटर, अगर वो 20 कंपनी से ज़्यादा कंपनी में या 20 कंपनी तक अगर वो होल्ड करता है, और इस कंपनी में जब अपॉइंट होगा तो 20 से लिमिट क्रॉस करने वाला, यानी 21वां कंपनी में ये हो जाएगा, तो उस यहाँ पे वैसे जो एक्ट में लिखा हुआ है ना वो गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे मोर देन 20 लिखा हुआ है, बट मोर देन 20 नहीं होना चाहिए, 20 कंपनी से अप टू 20 कंपनी होना चाहिए था, कि अगर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट अगर आप 20 कंपनी में ऑडिटर हो ऑलरेडी, तो आप अपॉइंट नहीं हो सकते। जो द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट अगर वो 20 कंपनी में ऑलरेडी अपॉइंटेड है तो वो अब ऑडिटर नहीं बन सकता। लेकिन इसमें से भी एक्सक्लूड कर दिया है, देखो किसको किसको एक्सक्लूड किया हुआ है, किसको यहाँ लिखा हुआ है एक्सक्लूड किसको किसको किया हुआ है,
सबसे पहले तो स्मॉल कंपनी को एक्सक्लूड कर दिया, 1% कंपनी को, छोटी मोटी जो कंपनी होती है ना उसको एक्सक्लूड कर दिया है कि अगर आप बड़े कंपनी में 20 जगह आप अपॉइंटेड है ऑडिटर और छोटे छोटे 2-4 कंपनी में भी अपॉइंटेड है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बन जाओ। जैसे 1% कंपनी में आप ऑडिटर हैं, कोई बात नहीं है। प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है, वहाँ भी चल जाए, उसको भी छोटी ही कंपनी कहते हैं। उसके बाद डोरमेंट कंपनी तो वैसे भी बंद होने वाली कंपनी है, उसका कहानी ख़त्म है पहले से ही। तो वहाँ अगर आप ऑडिटर है तो बन जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी सीधा सीधा सा कहना ये है जी का कि जी ऐसा है कि अगर आप 20 कंपनी में अपॉइंटेड है पहले से, तब तो 21वां कंपनी अगर हमारा है तो आप अपॉइंट नहीं हो सकते। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है कि आपको कंपनीज दे दिया होगा, पब्लिक कंपनी दे दिया होगा, प्राइवेट कंपनी दे दिया होगा, और उसमें टोटल सीलिंग लिमिट निकालने के लिए कहता है कि किसी कंपनी का 100 करोड़ पेड अप है, किसी का 200 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल है, कभी कंफ्यूज करने के लिए ऑथराइज शेयर कैपिटल दे देगा, ठीक है ना। तो उसको दिमाग में, ये बहुत ही सेंसिटिव सेक्शन है ये भी, इसीलिए मैंने कहा था कि डी और आई बहुत सेंसिटिव है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये हो गया जी आपका। अब आइए आई में क्या कहता है कि अगर यदि आप पर्सन हो और आप अपॉइंट होना चाहते हो ऑडिटर, तो आपका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी सेक्शन 144 का जो सर्विसेज होता है वो रेंडर नहीं कर रहे हो। आप अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 144 के अंदर में बहुत सारे सर्विसेज हैं, उसमें से कोई भी सर्विस अगर आप कंपनी को ऑलरेडी रेंडर कर रहे हो तो यू आर डिस्क्वालीफाइड टू बिकम एन ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी, ठीक है ना। तो आपको क्या है, नहीं करना है आपको कोई सा भी सर्विस रेंडर जो 144 में लिखा हुआ है। अब क्या होता है, इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का क्या मतलब होता है। यहाँ पर्सन है और पर्सन के साथ फर्म या पार्टनर नहीं लिखा हुआ है, इसलिए उसने एक्सप्लेन कर दिया कि भैया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आप इंडिविजुअल है और बीइंग अ इंडिविजुअल आप ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हैं तो डायरेक्टली मीन्स आप नहीं दे सकते हो, आपका कोई रिलेटिव नहीं दे सकता है, ठीक है ना, आपका कोई एसोसिएट्स है वो नहीं दे सकता। और अगर आप फर्म हो तो आपका कोई पार्टनर नहीं दे सकता, एसोसिएट्स फर्म नहीं दे सकता, होल्डिंग सब्सिडरी फर्म नहीं दे सकता। अभी तक होल्डिंग और सब्सिडरी का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है, इंडिया में होता भी नहीं है फर्म का कोई सब्सिडरी फर्म, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो वो नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो ये आपका सेक्शन 141 ख़त्म हो गया। 141 में आपने पढ़ लिया, अभी तक तीन सबसेक्शन पढ़ा है आपने, 141 का 3 सबसेक्शन पढ़ा है। अब चौथा सबसेक्शन पढ़ते हैं। 4th सबसेक्शन में क्या कहता है, देखिए घूमना नहीं है, जो दिमाग को कॉन्सेंट्रेट रखिए, इधर उधर मत, मतलब घूमिए मत। अभी हम कहाँ हैं, मतलब ढूंढो खुद को कि अभी हम कहाँ हैं। अभी हम हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में सेक्शन 139 से 148 के बीच में सेक्शन 141 पर 141 में 4 सबसेक्शंस हैं, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, 3 और 4। 1 इंक्लूड करता है पर्सन को, जो 2 है वो इंक्लूड करता है फर्म को, 3 डिस्क्वालीफाई करता है, डिस्क्वालीफाई ए से आई, इसमें क्लॉजेज हैं ए से लेकर के आई तक। अब है जो सब सेक्शन 4 पढ़ते हैं। 4 में कहता है कि अगर ऑडिटर अपॉइंट हो गया, ऑडिटर अपॉइंट होने के बाद यदि कोई सा भी डिस्क्वालिफिकेशन वापस से अगर सब सेक्शन 3 वाला उसके ऊपर होता है तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई वापस से हो जाएगा, यानी उसको वैकेट करना पड़ेगा, यानी उसको छोड़ना पड़ेगा अपना सीट। ये बोलता है सब सेक्शन 4। सब सेक्शन 3 में ये नहीं कह रहा था, सब सेक्शन 3 में तो ये कह रहा था कि अगर आप होल्ड कर रहे हो सिक्योरिटी, अगर आप होल्ड कर रहे हो सिक्योरिटी अभी, तो यू आर डिस्क्वालीफाइड। लेकिन सब सेक्शन 4 क्या बोलता है कि आप अपॉइंट हो जाते हो और होने के बाद अगर सब सेक्शन 3 वाला अगर कुछ भी लग जाता है आपके ऊपर में, अगर चंद्र ग्रहण लग गया, सब सेक्शन 3 इज़ द चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण लग गया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है ना। तो आप 141 आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे।
अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 144। इसके बाद 144 सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप तभी आपको आई समझ में आएगा कि क्लॉज आई में बोल रहा है कि 144 का जो सारा का सारा सर्विस रेंडर करना है वो अगर करते हो तो आप नहीं बन सकते, ठीक है ना। तो 144 का हम सारा याद करेंगे। तो 144 का पढ़ने से पहले मैं आपको वो मेमोरी टेक्निक दे दूंगा, जा कर के उस पर क्लिक करके आप मेमोरी टेक्निक याद कर लेना कि उसके अंदर में कौन सा सर्विस है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे 139, यानी अगले क्लास में आपका कवर हो जाएगा 144 और 139, ओके। और उसके बाद जो बाकी रह जाएगा, यानी 141 आज हो गया, 144 और 139 नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, और जो बच जाएगा 140 बच गया, 142 हो गया, 143, उसके बाद 145 से लेकर के 148 तक। ये जो है 148 तो बहुत हल्का सेक्शन है, ठीक है ना। तो अब क्या है, इसको रिवाइज करो आप, फिर आगे देखते हैं हम 144 एंड 139। ओके, थैंक यू।